अब प्रिवेंटिव एक्शन के क्रम में जो अगली बात, वो न्यूसेंस के मामलों में कार्रवाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूसेंस इस शब्द को समझ लेना चाहिए, और किसी भी शब्द को समझने के लिए सबसे पहले जो आपका सामान्य जीवन होता है उसमें उस शब्द का जो अर्थ दिया है उसी को समझना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः विधायिका उससे बहुत आगे नहीं जाती और विधायिका उससे बहुत डिफर अर्थ देती भी नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि विधायिका किसी इंस्टीट्यूट में बिल्कुल डिफर अर्थ ये दे देती है, लेकिन उस समय ये ध्यान जरूर देना चाहिए कि विधायिका ने उस शब्द के लिए वो अर्थ जिस समय चयनित किया उस समय उस शब्द का क्या अर्थ समझा जाता रहा है। जैसे आईपीसी में ठग, धारा 310 पुरानी आईपीसी में डिफाइन करती है, और ठग का जो सामान्य अर्थ है उस सामान्य अर्थ से बिल्कुल डिफरेंट अर्थ वहां ठग का दिया गया है। 310 में ठग को डिफाइन किया, और जो सामान्य अर्थ ठग का होता है वो क्या लेते हैं कि आप किसी को डिसीव करके, यानी धोखा देकर उसकी संपत्ति अगर प्राप्त करें तो सामान्य जनता इसे ठगी का संव्यवहार ये नाम देती है, लेकिन आईपीसी इसे जो नाम देती है छल, चीटिंग, इसे चीटिंग नाम देती है। और जबकि ठग को वो जिस रूप में डिफाइन करती है तो क्या कहती है कि वे लोग जो शिशुओं की चोरी करते हैं या हत्या सहित शिशुओं की चोरी करते हैं, उनके साथ जो लोग सहयुक्त रहते हैं वे ठग होते हैं। यानी जो शिशुओं की चोरी कर रहा वो भी नहीं, शिशुओं की जो चोरी करेगा वो कौन कहलाएगा? विपणनकर्ता। ठीक है, क्योंकि शिशु इसकी चोरी विपणन ये कहलाएगी। शिशुओं की जो लोग चोरी करते हैं उनके साथ अभ्यासतः जो लोग सहयुक्त रहते हैं, यानी उनके लिए खाना बनाने वाले लोग जो उनके साथ 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 चलेंगे या उन्हें किसी भी ढंग की मदद देने के लिए जो उनके साथ सामान्यतः जुड़े हुए लोग रहते हैं, उन्हें ठग कहते हैं। तो आप देखते हैं कि जो ठग की जनरल कॉन्सेप्शन है उससे बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्शन आईपीसी में उसे दिया गया, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, ये एक अपवाद है। सामान्य नियम यही है कि विधायिका भी किसी भी शब्द के लिए वही अर्थ चयन करती है जो उसका सामान्य अर्थ होता है। तो न्यूसेंस आप सामान्य जीवन में देखेंगे, कुछ आप ऐसा करो जिससे दूसरे को क्षति, बाधा या क्षोभ, इनमें से एक चीज होने लगे तो वो कहता है क्या न्यूसेंस क्रिएट कर रखी है, आपने क्या न्यूसेंस क्रिएट कर रखी है। इसका मतलब ही ये हुआ। और ऐसा वो कब बोलता है? जब वो कुछ करना चाह रहा है और आप जो कुछ कर रहे हो उससे उस करने में बाधा ये पड़ रही है, तब वो ये शब्द उच्चारित करता है। और न्यूसेंस की लगभग यही डेफिनेशन 268 आईपीसी में दी गई। ठीक है, वहां लोक न्यूसेंस इसको परिभाषित करता है, और लोक शब्द पुरानी आईपीसी की धारा 12 इसमें परिभाषित है। सेक्शन 12 आईपीसी वो क्या परिभाषित करती कि लोक का क्या अर्थ है। और ये सारी डेफिनेशन, इनके सिर्फ सेक्शन बदले हैं, बाकी भारतीय न्याय संहिता में ये सारी की सारी आज भी मौजूद है। इसलिए आईपीसी उन सेक्शनों का जो अर्थ है वो आज भी न्याय संहिता में प्रासंगिक है और उसको समझा जा सकता है। तो लोक शब्द को आईपीसी की धारा 12 में डिफाइन किया था, और वहां कहा था कि जनता, यह जनता का कोई वर्ग ये लोक के अंतर्गत आता है। यानी जो लोक की डेफिनेशन दी थी पिछली आईपीसी में वो कैसी? इंक्लूसिव। हमने कहा था डेफिनेशंस के दो प्रकार होते हैं, एक डेफिनेशन इंक्लूसिव होती है और एक डेफिनेशन एक्सक्लूसिव होती है। और इंक्लूसिव डेफिनेशन कैसी होती है?
जिसमें चीजें शामिल हो सकती हैं। जैसे उसने कहा जनता या जनता का कोई वर्ग आता है, इंक्लूसिव नेचर है। इसमें क्या क्या आता है विधायिका ने निश्चेषी ढंग से एक्सक्लूसिवली बताया नहीं है कि सिर्फ यही आता है। और जब डेफिनेशन एक्सक्लूसिव होती है तो विधायिका स्वयं बता देती कि सिर्फ यही, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमने आपसे कहा था डेफिनेशन के दो अन्य प्रकार भी होते हैं, एक विधायक डेफिनेशन और एक नकारात्मक डेफिनेशन। हर चीज की सकारात्मक डेफिनेशन नहीं है। आप सकारात्मक ढंग से प्रत्येक चीज को परिभाषित कर सको कि यह चीज ये है, ऐसा नहीं होता। कई बार नकारात्मक ढंग से चीजों को परिभाषित करना पड़ता है कि ये नहीं, बाकी शेष जो बचा वही अमुक पदार्थ, अमुक गुण या अमुक वस्तु है। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि स्वास्थ्य, हेल्थ, इसे पॉजिटिवली डिफाइन किया ही नहीं जा सकता। आप कैसे बताएंगे कि स्वस्थ कौन? स्वस्थ व्यक्ति के कौन से लक्षण आप निर्धारित करोगे? अगर आप कहोगे कि हंसता हुआ आदमी स्वस्थ है तो रोता हुआ आदमी अस्वस्थ है, इसका अर्थ यह निकला, जबकि यह बिल्कुल गलत है। रोना भाव स्थिति का द्योतक है, उसका स्वास्थ्य से कोई संबंध है ही नहीं। और इवन बच्चे के संबंध में तो यह भी गलत। बच्चे के संबंध में उसके स्वास्थ्य, उसकी हेल्थ, उसी से उसका संबंध है। तो आप हेल्दी आदमी के कोई लक्षण यूनिवर्सली डिफाइन ही नहीं कर सकते। मजबूरी की बात, वहां डेफिनेशन का जो स्वरूप स्वीकार करते हैं वो डेफिनेशन का स्वरूप कौन सा है? नकारात्मक। हम चीजों को निगेटिवली डिफाइन कर रहे हैं। और निगेटिवली डिफाइन करके क्या कहते हैं? अगर व्यक्ति में बीमारी नहीं है तो वो स्वस्थ है। जैसे आप कभी डॉक्टर के पास जाओगे, आप कहोगे ये बहुत कमजोर हो गए हैं, वो कहेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ा? अरे भाई, मोटापा ये अच्छी बात तो नहीं है। कमजोरी बीमारी का लक्षण कहां है? अगर कमजोरी रिजल्ट है किसी बीमारी का, टीबी हो गई, अब कमजोरी, अब है गड़बड़। कमजोरी स्वयं में बीमारी थोड़ा ही है। तो डेफिनेशंस के अपने प्रकार होते हैं। जो लोक की डेफिनेशन है वो कहती है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब हुआ जो लिखा है वो तो है ही, उसके अलावा भी चीजें उसमें शामिल हो सकती हैं। जैसे उसने कहा जनता या जनता का कोई वर्ग, ये इसमें आता है। तो जनता का कोई भी वर्ग, वकील जनता का वर्ग है, डॉक्टर जनता का वर्ग है, शिक्षक जनता का वर्ग है, विद्यार्थी जनता का वर्ग है। दीज आर द सेक्शंस ऑफ दी, ठीक है, पब्लिक। ये सारी जनता ये भी आती है। अब सारी जनता हिंदुस्तान की, शाहजहांपुर की, उत्तर प्रदेश की, कहां की? ठीक है, सड़क पर की, घर में की, ठीक है ना, घरों में निवास कर रहे लोग, ये भी जनता का एक वर्ग निर्मित करते हैं, ठीक है ना। और फिर एक पर्टिकुलर सोसाइटी में घरों में रह रहे लोग, ये जनता का एक और वर्ग ये निर्मित करते हैं। तो आप कई बार ये बड़ा कठिन पाएंगे कि एक्सक्लूसिव डेफिनेशन दे पाए। ये बड़ा कठिन हो जाएगा अगर हम लोग को एक्सक्लूसिवली डिफाइन करना चाहें कि सब ये लोक होता है। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ यही लोक होता है, इसके अलावा लोक नहीं होता। और अगर ऐसा कहें तो अशुद्धि आती है, ठीक है, इंप्योरिटी ये आती है। तो अपनी बात को प्योर रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार विधायिका क्या करती है, डेफिनेशन का नेचर इंक्लूसिव रखती है। और जो वो विधायी बौद्धिकता है या विधायी बुद्धिमत्ता है,
वो इसमें प्रदर्शित होती है कि उसने अमुक चीज इंक्लूसिवली डिफाइन की, तो समय के साथ जनता के जितने वर्ग आप डेजिग्नेट कर पाएंगे, आप अभिज्ञात कर पाएंगे, वे सारे के सारे बिना संशोधन उस डेफिनेशन में समाहित माने जा सकते हैं। तो यह विधायी बुद्धि का परिचायक है कि कहां पर डेफिनेशन इंक्लूसिव रखी जाए और कहां पर डेफिनेशन एक्सक्लूसिव रखी जाए। हमने कहा ना, फार्मूले जीवन के दोनों हैं। जैसे हमने सुबह कहा था कि न भूलेंगे न माफ करेंगे, फार्मूला ये भी है, और भूलो और माफ करो, फार्मूला ये भी है। कहां पर भूलो और माफ करो, इस फार्मूले का यूज है, और कहां पर न भूलेंगे न माफ करेंगे, इस फार्मूले का यूज है। ये आपको तय करना है, ठीक है ना। इसी के लिए भगवान ने बुद्धि आपको दी है, ठीक है। जैसे कहा गया सत्य बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य मत बोलो। अब एक इसका आयाम, इसका एक पक्ष यह भी हो सकता है कि अगर हम सत्य जानते हैं और फिर भी सिर्फ अप्रिय सत्य होने के कारण नहीं बोल रहे, तो बोल तो झूठी रहे भाई, बोल तो झूठी रहे। और बोलना सिर्फ शब्दों से नहीं होता, बोलना आचरण से भी है भाई। आदमी बोलता तो अपने कंडक्ट से भी है। तो अगर आप ये कहते हो कि प्रिय सत्य बोलो, इसका मतलब आप प्रेरणा दे रहे हो कि झूठ बोलो। जहां सत्य प्रिय ना हो, ठीक है, और प्रिय सत्य है या नहीं, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से तय होगा? सुनने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, या वक्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से, या सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से? भाई समस्या तो यहां पर भी है। जो तुम्हें अप्रिय लगे वो मत बोलो, जो सुनने में अप्रिय लगे वो मत बोलो, जो समाज के लिए अप्रिय हो, क्या क्या कहें, ठीक है। तो इसी के लिए भगवान ने आपको बुद्धि और विवेक दिया है कि विभिन्न सिचुएशंस में आप विभिन्न सिद्धांतों के मुताबिक निर्णय लो। एक सिद्धांत के आधार पर नहीं चला जा सकता। इसलिए विधायी बौद्धिकता, विधायी बुद्धि, जिसे लेजिस्लेटिव विजडम कहते हैं, वो आपको कानून में जगह जगह दिखाई देगी। कहीं पर तो विधायिका एक्सक्लूसिवली बताएगी कि ये चीजें इस टैक्सेशन के अंतर्गत आएंगी, दीज आर द आर्टिकल्स, ठीक है। जब टैक्सेशन की बात होती है या जब दंड की बात होती है, तो विधायिका एक्सक्लूसिवली बताती है कत्ल क्या है, बस यही कत्ल है, इसके अलावा कत्ल नहीं है। इसके अलावा जो कुछ है वो, उसमें आदमी की मृत्यु हो सकती है, हो सकता है आदमी मरा हो, लेकिन वो कत्ल नहीं है। जहां आदमी पर दायित्व रखना है, वहां विधायिका एक्सक्लूसिवली चीजों को डिफाइन करती है, और अदरवाइज विधायिका इंक्लूसिवली चीजों को डिफाइन करती है। तो ये लेजिस्लेटिव विजडम है जो आपको दिखाई देनी चाहिए। और अगर ये नहीं दिखती तो कानून समझ में आने में समस्या होती है, और फिर आप कानून को बार बार रटते हैं और कोई परिणाम सामने नहीं आता। एक बार रटा फिर भूल गए, एक बार रटा फिर भूल गए। तो लोक, उसने कहा कि लोक के अंतर्गत जनता या जनता का कोई वर्ग आता है। और न्यूसेंस का अर्थ हुआ ऐसा काम जो आप कर रहे हो, और आपके कारण वे लोग जो किसी अन्य काम को करने का हक रखते हैं, अधिकार रखते हैं, वो अगर उस अधिकार को उपयोग में लाना चाहें, तो उनके द्वारा स्वयं को प्राप्त अधिकार का उपभोग करने में आपके द्वारा किया जा रहा काम क्षति, बाधा या क्षोभ, इन परिणामों को उत्पन्न कर रहा है। तो ये आपका जो काम है, ये क्या कहलाएगा? न्यूसेंस। इसे न्यूसेंस कहेंगे, ठीक है। इसे उपताप ये कहा जाएगा हिंदी में। और जब आपका काम
जनता यानी लोक या उसके किसी वर्ग को लोक या लोक के वर्ग के रूप में हासिल अधिकार को उपभोग में लाने का अवसर पड़ने पर उपभोग में लाए जाने की दशा में क्षति बाधा या क्षोभ कारित करता है, तो आपका यह काम लोक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस इसको उत्पन्न कर रहा है, यह माना जाएगा। आपका काम ऐसा है कि उसके कारण से जनता या जनता के किसी वर्ग को, जिसे लोग कहते हैं कानून की भाषा में, यानी आपका काम लोक के सदस्य के तौर पर हासिल अधिकार को उपभोग में लाने का अवसर पड़ने पर उपभोग में लाए जाने की दशा में अगर आपका काम क्षति बाधा या क्षोभ उन लोगों को कारित करना प्रारंभ कर दे, तो आपने पब्लिक न्यूसेंस ये क्रिएट किया। लोक या लोक के सदस्य के रूप में आपको सड़क से गुजरने का हक है, आपको, ठीक है, लोक के सदस्य के रूप में, किसी परिवार के सदस्य के रूप में नहीं, ठीक है ना, लोक के सदस्य के रूप में आपको लोक मार्ग से गुजरने का हक है। और आपने या किसी और ने उस लोक मार्ग पर ऐसा स्थायी या अस्थायी अवरोध खड़ा कर दिया है, चाहे मोटरसाइकिल खड़ी कर दी बीच में, चाहे दीवार बना दी, चाहे कुत्ता बांध दिया, चाहे गड्ढा खोद दिया, चाहे वहां मिर्च का पाउडर उड़ा दिया, चाहे वहां धुआं फैला दिया, कुछ भी आपने ऐसा किया जिससे लोक या लोक के किसी सदस्य को उस लोक मार्ग के उपभोग का अवसर ये उत्पन्न होने की दशा में अगर वो लोक मार्ग का उपभोग करे तो क्षति बाधा या क्षोभ ये कारित हो, तो आपने क्या किया है? न्यूसेंस। और आपके द्वारा कारित न्यूसेंस कैसा है? पब्लिक न्यूसेंस है, लोक उत्ताप है। क्यों? इसलिए क्योंकि उससे जनता के प्रत्येक सदस्य को दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर जनता के प्रत्येक सदस्य को दिक्कत हो रही है तो जनता के प्रत्येक सदस्य को कार्यवाही करने का हक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इससे होगा क्या कि जो ठीक है वो आदमी गलत है, जो लोक उत्ताप पैदा कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ अनेकों मुकदमे, हजारों लाखों मुकदमे इंस्टीट्यूट हो जाएं, ये भी कोई ठीक बात नहीं है। और फिर लोक उत्ताप से तो सबको दिक्कत हो रही है। जब सबको दिक्कत हो रही तो आप ही को क्यों यह हक हासिल हो? सबको यह हक हासिल हो और सबको हासिल कर सबको दे दे तो फिर दिक्कत इस आदमी के लिए हो जाती है, ठीक है ना भाई। स्टेट को न्याय करना है, स्टेट का काम क्या है? न्याय करना। और न्याय ये ध्यान में रखते हुए करना कि अपकृत्य का कर्ता भी मेरा ही नागरिक है और अपकृत्य से पीड़ित भी मेरा ही नागरिक है। स्टेट पिता की भूमिका में है। जैसे पिता अपने बदतमीज पुत्र का भी संरक्षण करता है और अपने कायदे के पुत्र का संरक्षण वो भी करता है, तो स्टेट की भूमिका दुश्मन की नहीं है। स्टेट की भूमिका कैसी है? पिता की भूमिका है। इसलिए ठीक अपकृत्य का कर्ता भी मेरा ही नागरिक है और अपकृत्य से पीड़ित भी मेरे ही नागरिक है। ध्यान दोनों तरफ रखना होगा। तो हम व्यवस्था यह भी नहीं कर सकते कि सारे लोग इसके खिलाफ मुकदमा ले आओ, फिर तो यह मर जाएगा। किसके मुकदमे में प्रतिरक्षा करेगा? कहां कहां जाएगा? ठीक है ना। पिता ऐसा नहीं कर सकता कि अपने बदतमीज पुत्र को इस प्रकार से मार्ग पर लाने का प्रयत्न करे कि पुत्र ही खत्म हो जाए। यह भी नहीं किया जा सकता। और यह भी नहीं किया जा सकता कि अपकृत्य से पीड़ित को, यानी सन्मार्ग पर चलने वाले लोगों को कोई उपचार न दें,
इसलिए हम लोग देखते हैं सीपीसी, जब सीपीसी देखते हैं तो वहां सेक्शन 91, 92, 93 ये सारे दिए हैं और उनमें लोक उपताप की दशा में मुकदमा लाने के लिए किस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा वो लिखा हुआ है। आपको इंडिविजुअली मुकदमा लाने का हक नहीं मिलेगा लोक उपताप की दशा में। जैसे आपके प्राइवेट अधिकार का अगर हनन हो, आपके घर पर कोई कब्जा करे, प्राइवेट अधिकार यानी व्यक्ति के नाते जो अधिकार आप में निहित हैं, उनको अगर कोई वायलेट करे तो आपको जिस प्रकार से कार्रवाई करने का हक व्यक्तिगत तौर पर मिल जाता है, वैसे आपको लोक उपताप की दशा में कार्रवाई का हक नहीं मिलेगा। वहां कार्रवाई का हक किसके पास है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या राज्य के महाधिवक्ता। और अगर वो परमिशन करें तो आपके पास है, और या दो से अधिक लोग जिन्हें न्यायालय ने मुकदमा लाने की अनुमति दे दी है। स्पेशल प्रोसीजर है। क्यों? इसलिए क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर अगर आप मुकदमा लाओगे तो ये क्यों नहीं लाएंगे भाई? लोक उपताप से जितना आप दुखी उतना ही ये दुखी। लेकिन इन्हें अगर हम मुकदमा लाने की अनुमति दे दे तो फिर वो क्यों नहीं लाएंगे? और फिर अगर सबको दे दे तो फिर इसका क्या करें? ठीक है ना? तो एक सामंजस्य सारी चीजों में बिठाया और एक स्पेशल प्रोसीजर अडॉप्ट कर दिया। अब वही बात, यूनिवर्सली कुछ नहीं हो सकता, सार्वभौमिक रूप से कानून में कुछ नहीं है। और इसीलिए आपके प्रत्येक उत्तर कानून की जब परीक्षा ली जाती तो गलत होते हैं। अगर आपको कानून का ज्ञान नहीं है तो प्रत्येक उत्तर अनुमान से दिए जाने पर गलत होता है। क्या अब अगर इसका जो अब तक विवेचन है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि लोक उपताप की दशा में सिर्फ यही एक उपलब्ध रास्ता है जिसके माध्यम से कार्रवाई की जा सकती है। शेष व्यक्ति को कोई कार्रवाई करने का हक है ही नहीं। इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है, जबकि यह भी गलत। इंडिविजुअली आपको काम, ठीक है, के विरुद्ध यानी अकृत्यकर्ता के कृत्य के विरुद्ध व्यक्तिगत तौर पर उसी प्रकार से जैसे अन्य उपलब्ध वाद कारणों पर आपको मुकदमा लाने का हक है, आपको हक मिल जाएगा। यदि लोक उपताप से आपको कोई विशेष नुकसान ये हो गया, ठीक है ना, तो अब कोई भी बात यूनिवर्सली ठीक नहीं बची। ठीक है, ये थोड़ा सजग आदमी थे, मिर्च जरूर उड़ रही थी, लेकिन इन्होंने आंखों पर, ठीक है, आंखों को ढांप लिया और आहिस्ता आहिस्ता निकल गए। हम जल्दबाज आदमी थे, हम गिरे और हमें चोट लग गई, बदतमीजी आपकी थी, तो हम विशेष रूप से प्रभावित व्यक्ति हो गए। अब इन्हें जो नुकसान हुआ उससे ज्यादा नुकसान हमें हुआ है। इसलिए अगर इंडिविजुअली हमें मुकदमा लाने का हक दे दिया जाए तो इसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि ये अब ये भी ठीक है कि 1000 लोगों को वो वैसा नुकसान हो सकता है जैसा हमें हुआ है। लेकिन मानवीय बुद्धि और मानवीय कारोबार का जो अनुक्रम है वह हमें यह बताता है कि नॉर्मल स्थिति यही है कि हमारे जैसे जल्दबाज लोग कम होते हैं, लोग देखभाल कर चलना पसंद करते हैं। तो यह सही है कि 1000 लोग मेरे ही समान चोटिल हो सकते हैं, और संभावना इस बात की है कि अप्रत्यकर्ता के विरुद्ध 1000 मुकदमे आ जाएं, लेकिन यह दूर की कौड़ी है, ऐसा आसानी से होगा नहीं। 99% मामलों में ऐसा नहीं होगा, 1% ऐसा हो भी सकता है। तो कानून 1% को देखकर नहीं बनता, 99% को देखकर बनता है। तो ये लोक उपताप की दशा में आपको उपलब्ध उपचार हैं, ठीक है ना। उपताप क्या है, लोक उपताप क्या है, और लोक उपताप की दशा में आपको क्या उपचार उपलब्ध है, यह बात हुई है। लेकिन कुछ लोक उपताप इतने खतरनाक समझे गए हैं
कि उनके उत्पन्न किए जाने की दशा में एक संक्षिप्त प्रक्रिया, इसे इनेक्ट किया गया है और यह हक दिया गया है किसे? कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, कि वो उस प्रकार के लोक उपताप जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 में और पूर्व की सीआरपीसी की धारा 133 में सबसेक्शन 1 के अंतर्गत वर्णित किए गए थे, उस प्रकार के उस नेचर के लोक उपतापों को उस सेक्शन में बताई गई प्रक्रिया से, या यूं कहें ज्यादा ठीक यह होगा कि उस भाग में बताई गई प्रक्रिया से हटा दें, क्योंकि वे लोक उपताप विशेष किस्म के हैं और उनसे नुकसान होने का खतरा ज्यादा है। लेकिन एक चीज खूब समझ लेंगे, लोक उपताप को हटाना, इसके लिए सबसे पहले यह साबित होना चाहिए कि जो उपताप है वो लोक उपताप ही है, ठीक है ना। क्योंकि व्यक्ति का यह अधिकार हो सकता है कि वो उस प्रकार का उपताप उत्पन्न करे। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? भारतीय सुखाधिकार अधिनियम, हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन ईजमेंट एक्ट, ईजमेंट्री राइट्स ये आपको होते हैं। और जो सुखाधिकार है वो किस रूप में होता है? परस्व भोग, प्रॉफिट ए पेंड्रे, इस नेचर का भी हो सकता है, ठीक है। परस्व भोग यानी दूसरे की संपत्ति पर मौजूद चीज का अपने सुख के लिए उपभोग करना, ठीक है। और यह भी आपका सुखाधिकार हो सकता है कि आप किसी को कुछ करने से रोक दो अपनी ही भूमि पर, ठीक है ना, उसकी भूमि का अपने लिए उपभोग करो, यह भी हो सकता है। और उसे अपनी भूमि पर कुछ करने से रोक दो, यह भी हो सकता है। इंग्लैंड में प्रॉफिट ए पेंड्रे और ईजमेंट अलग अलग है, लेकिन हिंदुस्तान में इंडियन ईजमेंट एक्ट ये एक अधिनियम है और उसकी धारा 3 या 4 है, उसमें सुखाधिकार को डिफाइन किया है और उसमें प्रॉफिट ए पेंड्रे और ईजमेंट दोनों को ईजमेंट ही माना है, ठीक है ना। और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि व्यक्ति के सुखाधिकारों का एक प्रकार रूढ़िक अधिकार का भी है, कस्टमरी ईजमेंट ये भी होते हैं। और कस्टमरी ईजमेंट के अंतर्गत व्यक्ति को यह अधिकार भी होता है कि वह किसी जो वाटर चैनल्स हैं, कोई नदी है, कोई अन्य झरना या कोई अन्य वाटर चैनल है, उसको प्रदूषित करने का हक रखे, यह भी उसका अधिकार हो सकता है, ठीक है ना। या उस वाटर चैनल में अवरोध पैदा करके अपने लिए जल का संग्रहण ये कर ले, ये भी उसका अधिकार होता है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति किसी पब्लिक मार्ग पर यह रूढ़िक अधिकार रख सकता है कि किसी विशेष अवसर पर वो वहां अतिक्रमण कर सकता है, यह अधिकार उसे रूढ़िक तौर पर हासिल हो सकते हैं। इसलिए 133 में, जो पूर्व की 133 और वर्तमान बीएनएसएस में 152 है, इसमें जो लोक न्यूसेंसेस के प्रकार बताए गए हैं, उस प्रकार के लोक न्यूसेंस पैदा होने पर भी यदि वे न्यूसेंसेस बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं तो मजिस्ट्रेट कार्यवाही नहीं करेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहां यह लिखा जरूर नहीं है 152 में कि इस सेक्शन के अंतर्गत केवल उसी न्यूसेंस को हटाने के लिए कार्यवाही की जा सकती है जो अर्जेंट नेचर का है, यह लिखा जरूर नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ने जो व्याख्या की है वो व्याख्या यही की है कि चूंकि यह निवारक गतिविधियों का भाग है, इसलिए इस सेक्शन में लोक न्यूसेंसेस के जो प्रकार बताए गए हैं वे हो भी,
लेकिन लंबे समय से मौजूद हो तो इस सेक्शन के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि फिर पार्टी से यह कहना चाहिए कि आप सिविल कोर्ट जाएं। अगर ये लोग न्यूसेंस वाकई पैदा कर रहे हैं जिसका इन्हें कोई हक नहीं है, तो भले ही वो लोग न्यूसेंस धारा 152 में वर्णित प्रकारों में से किसी एक प्रकार का है, तो भी हम कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि सक्षम सिविल न्यायालय वहीं आप जाएं और वहीं से निर्णय कराकर लाएं कि इन्हें इस प्रकार का न्यूसेंस करने का हक है या नहीं है। लेकिन अगर लोक न्यूसेंस तुरंत शुरू हो रहा है और उससे जनता को यानी जनता या जनता के किसी वर्ग को, क्योंकि जनता इसका अर्थ यही लेंगे, जनता या जनता के किसी वर्ग को तुरंत खतरा ये पैदा हो रहा है। और खतरा भी कैसा है, या तो पैदा हो चुका है या पैदा हो ही जाएगा, इस स्थिति तक मामला पहुंच गया है। देखिए ये भी समझ लीजिए, खतरा पैदा होने की आशंका है, 133 या 152 में कार्रवाई नहीं होगी। एंटीसिपेटेड डेंजर, इसके लिए कार्रवाई नहीं होगी। एमिनेंट डेंजर, इसके लिए होगी। एमिनेंट डेंजर जो बस पैदा होना ही चाहता है, और एंटीसिपेटेड यानी हो भी सकता है, न भी हो। और इन दोनों शब्दों के अंतर को आप अनुभव से भली भांति एनालाइज कर सकते हैं। तो जो इमिनेंट डेंजर की पोजीशन है, यानी अर्जेंट डेंजर है। और डेंजर कैसा है कि अगर धन से प्रतिपूर्ति कराई जाए तो प्रतिपूर्ति होगी भी नहीं। अगर आपने इंक्रोचमेंट कर दिया और उसके कारण से हम निकले लेट पहुंचे कहीं और हमारी नौकरी छूट गई, तो कैसे करा देंगे आप हमारी धन से प्रतिपूर्ति? धन से प्रतिपूर्ति ज्यादा आप करा सकते हो, तनख्वाही की तो करा दोगे, ठीक है ना भाई, बहुत हद करा सकते हो, वो भी करा नहीं पाओगे क्योंकि तय करना मुश्किल है कि हम संपूर्ण सेवा काल तक जिंदा भी रहेंगे या नहीं। कोई गारंटी थोड़े ही संपूर्ण सेवा काल जिंदा ही रहेंगे, ठीक है ना। और जिंदा रहने के बाद भी पेंशन कितने दिन पाएंगे नहीं पाएंगे पता नहीं, कितने पे कमीशन लगेंगे पता नहीं, जब तक हमारी रिटायरमेंट एज आएगी तब तक कितना मेरी तनख्वाह बन चुकी होगी पता नहीं, ठीक है। और चलो आप करा भी दो तो भी नौकरी लगने से एक व्यक्ति का विशेष सम्मान ये सोसाइटी में खड़ा होता है, उसकी एक विशेष हैसियत बनती है। वो कैसे दे दोगे? वो तो नहीं दे पाओगे। तो आप सब कुछ प्रतिपूर्त कहां करा पाओगे? करा ही नहीं सकते। इसलिए आवश्यक यह है कि ये जो इंक्रोचमेंट आपने पब्लिक रोड पर कर रखा है इसे हटाया जाए, ठीक है ना, इसी को हटाया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बिना इर्रेपरेबल लॉस होने से रोका ही नहीं जा सकता। तो ऐसा खतरा लोग को पैदा हो, किसी एक व्यक्ति को पैदा हो रहा कतई नहीं, एक घर में रहने वाले लोगों को पैदा हो रहा कतई नहीं, लोग को पैदा हो, लोग एक घर में रहने वाले लोगों को पैदा हो रहा, आप सिविल सूट में जाओ, आप सिविल कोर्ट से डिसाइड कराओ। एक व्यक्ति को पैदा हो रहा सिविल सूट जाए, सिविल सूट लाओ, ठीक है ना। लोग को पैदा हो रहा, अब इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई करने का आधार और अधिकार ये पैदा हो रहा है। तो सेक्शन क्यों इनेक्ट है? और आपसे प्री में खूब पूछा जाता है कि बीएनएसएस या सीआरपीसी में न्यूसेंस के लिए कार्रवाई करने की व्यवस्था किन सेक्शंस में की गई है? तो वो सेक्शन यही है। पूर्व में 133 से लेकर कहां तक था? 142 तक, मेरा ख्याल है 143 तक था, और अब 152 से लेके जहां तक गया हो 143 है, तो 143 पे 19 और जोड़ दीजिए,
आ जाएगा, जितना भी आए उतने तक है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया से जो यहां अब वर्णित की जा रही है, लोक न्यूसेंस को हटाने की कार्यवाही ये की जा सकती है। किसके द्वारा की जाएगी? आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जो प्रकार हैं वो हम लोग कौन कौन से पढ़ के आए? जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, ठीक है, या अन्य कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट। और कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कौन करता है? सरकार। कौन सी सरकार? राज्य की सरकार, न कि केंद्र सरकार। सरकारें भी दो हैं, क्योंकि कानून और व्यवस्था ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इसलिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व क्योंकि कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का है, इसलिए कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति राज्य की सरकार ये करती है। राज्य की सरकार इनके द्वारा नियुक्त जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या इस निमित्त विशेषतया सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, क्योंकि कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके ऊपर प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी होती हैं। जैसे यहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो वो जिलाधिकारी भी हैं, और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के कारण वे इन जिम्मेदारियों का निर्वाह करने में स्वयं को असमर्थ कई बार पाते हैं। इसलिए इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार जिलों में विशेषतया सशक्त करके कुछ कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर देते हैं। जैसे यहां भी है एडीएम जे, अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायिक, यहां भी नियुक्ति है। एडीएम एफआर, एडीएम प्रशासन और एडीएम जे, वो यही सारे कार्यवाहियां, इन्हीं सारी कार्यवाहियों को देखते हैं। चूंकि वो एडीएम है तो इसलिए वो जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उपखंड मजिस्ट्रेट जो उपखंडों में नियुक्त हैं वे भी इस प्रकार की कार्यवाहियां चलाते हैं। इस प्रकार की कौन सी? जो शांति और व्यवस्था के हित में संक्षिप्त प्रक्रिया इसके माध्यम से चलाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये जो न्यूसेंसेस हैं इन्हें विधि की सामान्य प्रक्रिया से हटाया जाए तो फिर सिविल सूट लाना पड़ेगा। वो कौन लाएगा वो एक अलग बात है, किस ढंग से लाया जाएगा अलग बात है, लेकिन लाया तो सिविल सूट ही जाएगा। और सिविल सूट अगर लाया गया तो देर बहुत लगेगी, और देर बहुत लगने पर ये जो 6 प्रकार बताए हैं पब्लिक न्यूसेंस के, जिन्हें हटाने के लिए यहां इन मजिस्ट्रेट को इंपावर किया है, ये इरेपेबल लॉस किसे? जनता को कर देंगे। इसलिए इस न्यूसेंस को हटाने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया ये यहां दी गई, क्योंकि ये न्यूसेंस कितना भी नुकसान कर सकता हो, लेकिन फिर भी प्रभाव और परिणाम में उतना अर्जेंट प्रकार का नुकसान नहीं करेगा जितना शांति के भंग होने से होता। इसलिए प्रक्रिया यहां भी रखी तो गई, लेकिन उतना तेजी से नहीं चलाई जाएगी जितना प्रतिभूति मांगने के संबंध में चलाई गई, मेंटेनेंस के मामले में चलाई गई, या फिर सशस्त्र बल के प्रयोग के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने में चलाई गई। उतनी तेज भी नहीं चलेगी, ठीक है ना, क्योंकि उतना गंभीर नुकसान भी नहीं हो रहा। ठीक है, लोगों से भी अपेक्षा है, अरे वो बच बचा के निकल तो जाते ही हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कानून की जो प्रक्रिया है उसमें जो अंतर आपको दिखाई देंगे वे इसी कारण से दिखाई देने लगेंगे। तो आप देखें, अर्जेंट न्यूसेंस, अर्जेंट शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन माना अर्जेंट ही जाएगा। अगर बहुत लंबे समय से तो फिर सिविल कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो कौन से अर्जेंट न्यूसेंस हैं जिन्हें यहां से हटाने के लिए मजिस्ट्रेट को इंपावर किया है, और किस प्रक्रिया से वो उस न्यूसेंस को हटा सकता है?
क्योंकि प्रक्रिया जरूर दी जाएगी। कोई भी चीज आप ऐसे ही नहीं हटा सकते, उसे हटाने की एक प्रक्रिया यह होनी चाहिए। तो प्रक्रिया क्या होगी वो यहां दे रहा है। क्या कहता है देखें, कहता है जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तला प्राप्त होने पर और ऐसा साक्ष्य यदि कोई हो लेने पर जैसा वह ठीक समझे, यह विचार है। यानी 133 या 152 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ हो, इसके लिए कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है। सबसे पहले कार्यवाही कौन कर सकता, तो वो बताया कि ये कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब पुलिस अधिकारी से कोई रिपोर्ट मिले या कोई अन्य इत्तला ये प्राप्त हो। ठीक है, तो कहता है कि पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या अन्य इत्तला प्राप्त होने पर और ऐसा साक्ष्य, खाली इत्तला प्राप्त हो गई इससे नहीं मतलब है, और ऐसा साक्ष्य यदि कोई हो लेने पर जैसा वह ठीक समझे, ऐसा एविडेंस उसे दिया जा रहा है। ठीक है, यह विचार है कि अब ये स्थितियां कि जिन स्थितियों में उसे कार्रवाई करने का हक मिलेगा, कार्रवाई करने का हक किसे मिलेगा यह लिखा। ठीक है, वो कार्रवाई कब करेगा यह लिखा, और वो कार्रवाई किन दशाओं में करेगा, उन दशाओं का उल्लेख कहां, का से लेकर के और आपका चाखंड, इन दशाओं में वो कार्रवाई कर सकता है। और चाखंड के बाद जो लिखा है वो ये लिखा है कि कार्रवाई कैसे करेगा। ठीक है, कार्रवाई कैसे करेगा इसका उल्लेख चाखंड के बाद, और जैसे भी कार्रवाई करेगा वो कार्रवाई के अंतर्गत क्या कर सकेगा ये आपका उसके बाद लिखा गया है। तो आप देखें क्या कहता है, यह विचार है कि किसी लोक स्थान, अब लोक स्थान यहां नहीं डिफाइन है। ठीक है, लोक स्थान को फिर इस धारा में परिभाषित नहीं किया, और लोक स्थान आईपीसी में भी डिफाइंड नहीं है। लोक स्थान भी वहां अगर डिफाइन होता तो चलो जो आईपीसी में होता उसका वही अर्थ यहां ले लेते, तो लोक स्थान तो वहां भी डिफाइन नहीं है। तो लोक स्थान के बारे में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनमें जो डेफिनेशंस आई हैं उन्हीं को हम ग्रहण करेंगे, और इन्हीं जगहों पर केस लॉ या निर्णय विधि काम आती है। केस लॉ वहां नहीं दिए जाते हैं, जहां सिचुएशन स्वयं बेयर में एकदम क्लियर करके लिखी गई हो, वहां तो बेयर पढ़ो उसके मुताबिक काम करो। जहां कोई शब्द प्रयुक्त है और उस शब्द को डिफाइन ही नहीं किया, तब उस शब्द के वहां पर क्या अर्थ हो, इसके संबंध में जो सुप्रीम और हायर जुडिशरीज हैं उनके मतों का अध्ययन किया जाता है। तो पब्लिक प्लेस यहां डिफाइन नहीं है, तो यहां पब्लिक प्लेस का वही डेफिनेशन लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने डिफाइन किया है। और वहां डिफाइन उन्होंने यह किया है कि कोई भी ऐसा स्थान जहां जनता को जाने का अधिकार है, जाने के लिए उसे कुछ टिकट लेना पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि टिकट इसे लेने का हक सभी को है। तो फिर माना तो यही जाएगा कि उस जगह पर जाने का सबको हक है, तो वो पब्लिक प्लेस हुआ। ठीक है, भले ही वहां टिकट लेकर जा सकते थे। एक बार यह सवाल उठा, हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में यह परंपरा है कि फेमस होना है तो उल्टे सीधे काम करो, फेमस होना है उल्टे सीधे काम करो, फेमस हो जाओगे।
जैसे आजकल रील्स बन रही है ना, तो जानबूझकर ऐसी बनाओ जिसमें तुम बेवकूफ लगो, ठीक है ना। तो बेवकूफ लगोगे तो व्यूज तो बढ़ेंगे, क्योंकि लोग तुम्हारी बेवकूफी देखेंगे। तो आजकल बेवकूफ दिखने का कंपटीशन चल रहा है। पहले बुद्धिमान दिखने की प्रतियोगिता होती थी, आज मूर्ख दिखने का फैशन ये चल रहा है। तो एक बार नए साल की पार्टी पर मल्लिका शेरावत ने न्यू डांस ये किया था, ठीक है। अब 294, 292 अश्लील प्रदर्शन पब्लिक प्लेस पर करने की धाराओं के अंतर्गत उनका अभियोजन ये शुरू हुआ। उनका तर्क ये था कि हमने जो कुछ किया वो पब्लिक प्लेस पर नहीं किया, और ये सेक्शन तब अट्रैक्ट होंगे जब पब्लिक प्लेस पर यह हरकत की जाए। अब पब्लिक प्लेस वो है या नहीं, उनका कहना था कि जो भी शिकायत कर रहा है वो वहां टिकट लेकर आया, और बिना टिकट वहां किसी का भी प्रवेश नहीं था, और आंखें खुली रखकर आपने देखा। आप आंखें बंद कर सकते थे, मत देखते, आपने देखा, तो आप शिकायत कैसे कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो स्वाभाविक अवस्था है चीजों की, उसमें व्यक्ति से रहने की अपेक्षा की जाएगी, और उससे अलग हटने की अपेक्षा उससे केवल तब की जाएगी जब कानून उस स्थिति से अलग हटने की, ठीक है, बात करता हो या उस व्यक्ति पर कर्तव्य रखता हो। आंख खुली रखना यह स्वाभाविक अवस्था है, आंख बंद करने के लिए निर्देश देना यह कानून का हक है। आप यह निर्देश नहीं दे सकते कि आप आंखें बंद करके बैठिए, ना आप उसको मजबूर कर सकते हो। यह मजबूरी सिर्फ कानून पैदा कर सकता है। वो अपनी स्वाभाविक दशा में बैठा था, अभद्र दृश्य तुमने उत्पन्न किया, और फिर यह आंख की अपनी विशेषता है कि जो कुछ उसके सामने आएगा वो उसे दिखेगा ही। वो देख नहीं रहा था, ऐच्छिक क्रिया नहीं कर रहा था, अनैच्छिक क्रिया हो रही थी, ठीक है ना। देख नहीं रहा था, दिख रहा था, फर्क है दोनों बातों में, ठीक है ना। देख नहीं रहा था, दिख रहा था। देखना ऐच्छिक है, दिखना अनैच्छिक है, ठीक है। इसलिए आप ये तो कह ही नहीं सकते कि आंखें बंद कर लेता। अब रही बात पब्लिक प्लेस की, तो पब्लिक प्लेस वो था क्यों, वहां टिकट लेकर कोई भी आ सकता था। आपने कोई कैटेगराइजेशन नहीं किया था कि अमुक क्लब के मेंबर्स ही टिकट लेंगे, ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं था। कोई भी टिकट खरीद सकता था और वहां जा सकता था। प्रोसिक्यूशन का फेट क्या हुआ ये हमारे लिए महत्व की बात नहीं है। वो तो वही हुआ होगा, जितने गवाह होंगे सबने पैसे ले लिए होंगे, उन्होंने कह दिया होगा हमने कुछ देखा ही नहीं, और मामला जैसे यहां छूट जाता है वैसे छूट गया होगा। लेकिन हमारे लिए जो महत्व की बात है वो ये कि पब्लिक प्लेस डिफाइन हुआ कि पब्लिक प्लेस क्या होता है, ठीक है ना। तो यहां उन्होंने कहा यह विचार है कि किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, अब मार्ग से पहले लोक नहीं लगा है, लेकिन भाषा के नियमों के मुताबिक लोक पढ़ा जाएगा, लोक मार्ग इसे ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। किसी लोक स्थान या किसी लोक मार्ग, नदी या जल सरणी जो जनता द्वारा विधि पूर्वक उपयोग में लाई जाती है या लाई जा सकती है। यानी लाई जा रही है ऐसा तो नहीं है, लेकिन जंगल में कभी भी लाई जा सकती है। भाई जंगल में कभी भी रोड बन सकती है और कभी भी उपयोग में लाई जाती है या लाई जा सकती है, ठीक है। कोई विधि विरुद्ध बाधा या न्यूसेंस हटाया जाना चाहिए। यानी मजिस्ट्रेट ये देख रहा है कि आपने किसी पब्लिक प्लेस पे कोई न्यूसेंस यानी कोई ऐसा काम
जो न्यूसेंस हो सकता है। न्यूसेंस कब होगा? जबकि आपका वो काम जनता के द्वारा, जब उस लोकमार्ग, नदी या जलसरणी या लोक स्थान का उपयोग किया जाए तो जनता को आपके काम से क्षति, बाधा या क्षोभ इनमें से एक कारित होने लगे तो आपका काम न्यूसेंस है। तो अगर मजिस्ट्रेट का यह विचार है कि आप इन स्थानों पर कोई ऐसा काम कर रहे हो, कोई ऐसी बाधा खड़ी कर रहे हो, ठीक है, जो कि अनलॉफुल है, या अन्य कोई न्यूसेंस ये पैदा कर रहे हो और मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि उसे हटाया जाना चाहिए, ठीक है, या फिर किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किसी माल या पण्य वस्तु क्या होती है? पण्य वस्तु जो बेचने के लिए रखा जाए, ठीक है, बेचने के लिए रखा जाए। जो कमोडिटीज बेचने के लिए रखी जाती हैं उन्हें व्यापार की भाषा में क्या बोलते हैं? माल। हर व्यापारी यही कहता कि माल नहीं आया, ठीक है ना, जबकि माल के अंतर्गत फल भी हो सकता है, सब्जी भी हो सकती है, तेल भी हो सकता है, घी भी हो सकता है। ये एक शब्द है जो उन आर्टिकल्स के लिए उपयोग किया जाता है जो व्यापार के प्रयोजनों से व्यापारियों के द्वारा अपने पास रखे जाते हैं। ऐसे दुकानों पर बेचने के लिए जो कुछ प्रदर्शित है वो क्या है? पण्य वस्तु, ठीक है ना, उसे पण्य वस्तु अंग्रेजी में देख लें क्या कहता है? दैट द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और ऑक्यूपेशन और द कीपिंग ऑफ एनी गुड्स और मर्केंडाइज। मर्केंडाइज यानी जो बेचने के लिए प्रस्थापित है, ऐसी चीज, ठीक है ना। माल या पण्य वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकर है। ऊपर क्या है? न्यूसेंस, ऊपर न्यूसेंस है, और वहां न्यूसेंस कहती है कोई बाधा या अन्य किसी प्रकार की न्यूसेंस। वहां अन्य किसी प्रकार की न्यूसेंस तो धुआं भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, यानी जीव जंतु भी हो सकता है, कुछ भी अन्य किसी प्रकार की न्यूसेंस या कोई विधि विरुद्ध बाधा। वहां एक विशेष प्रकार बताया, और यहां क्या है? यहां कहा उन्होंने किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किसी माल या पण्य वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकर है। आप जो ट्रेड या ऑक्यूपेशन चला रहे हो या जिस आर्टिकल को बेचने के लिए आपने दुकान पर रख रखा है, उसका प्रदर्शन समाज के, ठीक है, स्वास्थ्य या शारीरिक सुख, फिजिकल कंफर्ट, इसको दिक्कत दे रहा है, उसे और कोई समस्या नहीं हो रही। किसको? समाज को, व्यक्ति को नहीं। व्यक्ति को हो रही तो फिर सिविल सूट में जाइए। समाज के स्वास्थ्य के लिए, और समाज का अर्थ वैसे ही आएगा जैसे लोक का अर्थ आएगा। समाज के स्वास्थ्य, यह समाज के शारीरिक सुख, इसके लिए दिक्कतजनक है। और जब इस बात का निर्णय किया जाएगा कि व्यापार या आजीविका को चलाने में जिस माल या पण्य वस्तु का प्रदर्शन किया जा रहा है या जो कुछ किया जा रहा है वो सब कुछ समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकर है या नहीं, तो इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि आप कहां रह रहे हो और उस स्थान पर रहने वालों से व्यापारिक गतिविधियां चलने से कितने कष्ट उठाने की युक्ति संगत अपेक्षा ये की जा सकती है। जैसे हुआ क्या, एक बार सब्जी मंडी एक सज्जन के घर के पड़ोस में लगी। अब जब सब्जी मंडी लगेगी तो वहां आलू 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, इस प्रकार की आवाजें होंगी, और सब्जी सुबह सुबह भी बिकेगी, ठीक है ना। अब इनका यह कहना था कि हमारे फिजिकल कंफर्ट इसमें बाधा पड़ रही है, ठीक है ना। क्या लिखा है? शारीरिक सुख या स्वास्थ्य एक प्रभावित हो जाए, या तो शारीरिक सुख या फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ, क्योंकि स्वास्थ्य में दोनों आएंगे, ये विपरीत रूप से प्रभावित हो जाए तो आपका
इस सेक्शन के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने का हक मिलेगा। मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस सेक्शन के अंतर्गत कार्रवाई करने में सबसे पहले यह देखेंगे कि आप जिस जगह पर रह रहे हो वहां पर कितना शोर सहन करने की आपसे अपेक्षा की जा सकती है। आप जब शहर में रह रहे हो, सब्जी मंडी के पास आपने मकान खरीदा, सब्जी मंडी आज से लगना शुरू तो नहीं हुई, वो तो पहले से लग रही थी। तो जब आपने खरीदा था तब नहीं लगा था कि ये सब्जी मंडी लगेगी यहां, और सब्जी मंडी के निकट रहने वालों से यह अपेक्षा की जा सकती है कि सब्जी बेचने की आवाज से जितना फिजिकल अनकंफर्ट उन्हें हो रहा है उतना वो सहन करें। हां, ये सब्जी बेचने वाले लाउड स्पीकर लगा लें। अब बात गलत हो गई, अब बात गलत हो गई। इतना शारीरिक सुख बाधित नहीं किया जा सकता, लेकिन कितना किया जा सकता है ये स्थान स्थान और समय समय की आवश्यकता को देखते हुए तय किया जाएगा। ठीक है ना। कोई भी ट्रेड, आप मिर्च की दुकान खोले बैठे हो और मिर्च अपने लगाए हो पीसे, अब वो उड़ रही है, लोगों की आंखों में पड़ रही है और आप बैठे हैं आराम से, तो यहां शारीरिक सुख या स्वास्थ्य में दिक्कत है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कार्रवाई का हक मिलेगा। ठीक है। कहता है किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किसी माल या पण्य वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकर है और परिणामतः ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिषिद्ध या विनियमित की जानी चाहिए। या तो व्यापार या उपजीविका को बिल्कुल बंद ये करवा देना चाहिए, ठीक है ना, या तो बिल्कुल बंद कराइए और या रेगुलेट करिए। रेगुलेट यानी जैसे मिर्च आप व्यापार कर रहे हो और मिर्च उड़ रही है तो आपसे ये कहा जा सकता है ढांक के रखिए, ये रेगुलराइज करना है उसको। और अगर बिल्कुल बंद कराना ही उचित हो, समाज के स्वास्थ्य पर या समाज के शारीरिक सुख पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को देखकर, तो बिल्कुल बंद करा दिया जाएगा। ठीक है ना। तो कहता है कि प्रतिषिद्ध या विनियमित की जानी चाहिए या ऐसा माल या पण्य वस्तु हटा दी जानी चाहिए या उसको रखना विनियमित किया जाना चाहिए, अथवा दो स्थितियां, तीसरी स्थिति जिसमें उसे काम कार्रवाई करने का हक मिलेगा। यह भी न्यूसेंस का एक विशेष प्रकार है। एक विशेष प्रकार काखंड में आया, दूसरा विशेष प्रकार खाखंड में आया और तीसरा विशेष प्रकार गाखंड। किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का व्ययन जिससे संभाव्य है कि अग्निकांड या विस्फोट हो जाए, रोक दिया जाए या बंद कर दिया जाए। आप कोई भवन इस ढंग से बना रहे हो कि वेल्डिंग करा रहे हो या कुछ और कर रहे हो जिससे अग्निकांड या विस्फोट, एक्सप्लोजन होने का भय है, या कोई पदार्थ का व्ययन कर रहे हो, व्ययन यानी डिस्पोजल कर रहे हो, यानी पटाखे बना रहे हो घर के अंदर बैठे, तो गंधक आदि का डिस्पोजल कर रहे हो, डिस्पोजल से ही तो पटाखा बनेगा, उससे विस्फोट हो जाने का भय है, अग्निकांड होने का भय है। ठीक है। तो फिर क्या करें, बंद कर दिया जाना चाहिए। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की यह राय है तो बंद कर ही नहीं देगा। अभी तो वो ये बता रहा है किन किन दशाओं में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को हस्तक्षेप का अधिकार मिलेगा, हस्तक्षेप कैसे किया जाएगा ये तो आगे बताएगा। अभी तो सिर्फ सिचुएशन वर्णित की जा रही है जिनमें उसे कार्रवाई का हक मिलेगा। ठीक है ना। अथवा कोई भवन, तंबू, संरचना या कोई वृक्ष, भवन, तंबू, संरचना या कोई वृक्ष ऐसी दशा में है कि संभाव्य है कि वह गिर जाए। और यहां समाज की बात नहीं की है, यहां ऊपर समाज की बात हुई है दो सब सेक्शंस में। एक में अग्निकांड या विस्फोट की बात हुई है और इस सब सेक्शन में समाज की बात भी नहीं है, अग्निकांड विस्फोट की बात भी नहीं है, बल्कि अड़ोस पड़ोस के लोगों की बात है। कहा कि कोई भवन, तंबू, संरचना या कोई वृक्ष ऐसी दशा में है कि संभाव्य है कि वह गिर जाए और पड़ोस में रहने वाले, दूर रहने वाले नहीं, या कारोबार करने वाले,
यानी वो दूर रहते जरूर है लेकिन कारोबार वहीं करते हैं, या पास से निकलने वाले हैं। अब वो दूर रहते भले ही लेकिन उनका गुजर उसी रास्ते से होता है, ठीक है। पास से निकलने वाले व्यक्तियों को उससे हानि हो और परिणामतः ऐसे भवन, तंबू या संरचना को हटाना या उसकी मरम्मत करना या उसमें आलंब लगाना यानी उसे सहारा देना, या ऐसे वृक्ष को हटाना या उसमें आलंब लगाना आवश्यक है तो भी कार्रवाई का हक मिलेगा। यानी दिस इज द फोर्थ सिचुएशन इन विच दे कैन, ठीक है, टेक द एक्शन अंडर दिस सेक्शन। ये हो जाएगा पांचवा, ऐसे किसी मार्ग, ऐसे यानी लोक मार्ग, ऐसे किसी मार्ग या लोक स्थान के पार्श्वस्थ किसी तालाब, कुएं या उत्खात को इस प्रकार से बाड़ लगा दी जानी चाहिए कि जनता को होने वाले खतरे का निवारण हो सके। यानी कोई पब्लिक रोड है, ठीक है ना, कोई लोक मार्ग है या कोई पब्लिक प्लेस है, उसके निकट कोई खाई है, उत्खात माने खाई, कुआं है, तालाब है और उस पर फेंसिंग नहीं है, बाढ़ नहीं लगी हुई है जिसकी वजह से लोगों के उसमें गिरकर घायल हो जाने का या मर जाने का खतरा है तो भी कार्रवाई का हक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को मिलेगा, ठीक है। और या फिर किसी भयानक जीव जंतु को नष्ट, परिरुद्ध या उसका अन्यथा व्ययन किया जाना चाहिए। खतरनाक जीव जंतु यह भी नहीं परिभाषित किया है, किसे माने खतरनाक, भाई खतरनाक किसे मानेंगे, कुछ परिभाषित नहीं है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट आए कि वे जानवर जो पालतू माने गए हैं वे खतरनाक नहीं माने जाएंगे, शेष जानवर खतरनाक माने जाएंगे। तो बंदर खतरनाक जानवर की श्रेणी में आता है, इसलिए 133 में कार्रवाई की जा सकती है बंदर पकड़ने की, ठीक है ना, क्योंकि उससे नष्ट, परिरुद्ध और सब कुछ किया जा सकता है। नष्ट, परिरुद्ध, जैसे तेंदुआ आ गया, अब कुछ कर ही नहीं रहे तो फिर 133 में कार्रवाई करने का हक मिलेगा। नष्ट, परिरुद्ध या उसका अन्यथा व्ययन, पकड़कर जंगल में छुड़वाएंगे, अन्यथा व्ययन किया जाए तो फिर आगे की कार्यवाही या यूं कहें आगे बताए गए ढंग से कार्यवाही की जाएगी। तो अब तक हमने जो पढ़ा उसमें कार्रवाई कब की जा सकती है, कार्रवाई कौन कर सकता है और कार्रवाई किन दशाओं के निवारण के लिए की जाएगी, इतनी बात आई। और कल हम लोग इसे खत्म कर लेंगे, देखेंगे।